नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे CUET PG के थोड़ा सा डीप डिस्कशन करेंगे सिलेबस पे, राइट। तो सिलेबस क्या होने वाला है ये आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो IIT जैम का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो फैब में होने वाला है, और इधर ही बीच नोटिफिकेशन भी आ चुकी है आपके CUET की भी। तो IIT जैम के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि आप लोग जा कर के अच्छे से टेस्ट सीरीज़ को अवेल करिए। 410 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी अगर आप कूपन कोड लगाते हैं XNYMSMS26, राइट। सो ये आप लोग कूपन कोड अप्लाई करिए और टेस्ट सीरीज़ को अवेल करिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। सो अगर आप लोग सिलेबस देखिए तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब आप सिलेबस उठाते हैं तो आप लोग बॉटनी के सिलेबस में देखते हैं कि इस तरीके से रैंडमली जो है टॉपिक लिख दी गई है, राइट। सो ये टॉपिक के बारे में आप लोगों को आइडिया तो होना चाहिए कि क्या है, लेकिन उसकी डेप्थ कितनी है ये बात आप लोगों को अभी तक नहीं पता चल पाई है, राइट। सो फाइकोलॉजी मतलब हम लोग पूरी एल्गी की स्टडी करते हैं, राइट। तो एल्गी में कितना किस पोर्शन तक ले जाएं, भाई ये बात तो सही है कि आपने सही दे दिया इसके अंदर, लेकिन हम लोग इसको किस हद तक पढ़ें। तो एल्गी में भी आप लोग देखेंगे तो आपकी ग्रीन एल्गी है, आपकी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके बाद आपकी जो है रेड एल्गी है। तो आप लोग जितनी भी क्लासिफिकेशन है उन पे पहले फोकस करना कम करिए, ठीक है। जो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे होना चाहिए। अब देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर आपको याद आ रहा हो तो आप लोग जब एग्जाम भी दिए होंगे अपने BSc का, तो उस BSc के अंदर भी आप लोगों को याद आ रहा होगा ये सबसे इजी टॉपिक हुआ करती थी, राइट। बट एग्जाम्पल जहाँ तक लर्न करने की बात हो तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता था। तो एग्जाम्पल्स को सबसे पहले क्लासीफाई करके उसको पढ़ जाइए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप FE फ्रिस्ट का जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लीजिएगा। सारे क्लासिफिकेशन मत पढ़िएगा, ठीक है, सारे क्लासिफिकेशन को मत पढ़िएगा, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे तो जो उसकी लाइफ साइकिल है, यानी कि आप जब ग्रीन एल्गी का देखिए, जब रेड एल्गी का देखिए, तो इन सब की जो लाइफ साइकिल है ये आपको जो है कंप्लीटली तैयार होनी चाहिए। देखो ये इस तरीके से तैयार होनी चाहिए ना कि मतलब आप दो तरीके की लाइफ साइकिल बनाते हैं उसके अंदर। एक जो है पूरी डायग्रामेटिक होती है और एक पूरा ग्राफिकल पैटर्न में होती है, ठीक है। उसमें नाम लिखा होता है कि माइटोसिस कहाँ चल रही, मेयोसिस, उसमें डायग्राम नहीं बनाया होता। तो आप लोग उसको एक जगह पे बना के कलेक्ट करके पढ़िए, राइट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करेगा। अगला है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से रिलेटेड पढ़िएगा, एनिमल से रिलेटेड कोई चीज़ मत पढ़िएगा। अब प्लांट के भी अंदर ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, इसके अंदर आप लोग कोशिश करिएगा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक पढ़ने की, राइट। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक वगैरह पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग कोच का पोस्टुलेट पढ़ लीजिएगा। हालांकि कोच का पोस्टुलेट आप लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ओके, कहाँ गया ये, फाइटोपैथोलॉजी, राइट, ये जिसको मैं घेर रहा हूँ फाइटोपैथोलॉजी, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेल बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर सेल साइकिल और सेल डिवीज़न, राइट, और सेल डिवीज़न। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इतनी सारी आपको चीज़ें पहले पढ़नी है, उसके बाद आप जितना डीप ले जा सकते हैं अच्छी बात है। लेकिन ये पेपर पे लिखा हुआ है कि 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है, तो 90 मिनट्स का पेपर है तो जाहिर सी बात है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं देंगे ये लोग, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेगा कि थोड़ा जो एग्जाम्पल वाली चीज़ें वो जो ज़्यादा हिट कर रही है एग्जाम्पल पे, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, राइट। अब अगला आता है दोस्तों माइकोलॉजी। माइकोलॉजी से पहले एक चीज़ मिस रह गई है, दैट इज़ योर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको पूरा का पूरा जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हैं उसको देख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोशिश करिएगा कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को एक बार देख लीजिए। उसके अलावा अमीनो एसिड एकदम टिप पे होना चाहिए आपके, ठीक है, अमीनो एसिड टिप पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री मत पढ़ना, मुझे पता है बायोकेमिस्ट्री से कितना आप लोगों को प्रेम है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री जल्दी किसी को पसंद नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री है उसके अंदर। अमीनो एसिड ज़्यादा स्ट्रक्चर में घुसना, ये नहीं कि लगे रामाचंद्रन प्लॉट वगैरह पढ़ने, ये सब नहीं पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें जैम वगैरह में आएंगी, गैट भी में आ सकती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंदर पूरा फंगस आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरा फंगस, कुछ भी मत छोड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड इन्फेक्शन भी आप देखेंगे ना तो पूरा अलग से एक किताब बन जाएगी।
पूरा आप अगर फाइटोपैथोलॉजी उठाएंगे यानी कि आप प्लांट पैथोलॉजी उठाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि फंगस से रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत सारे होते हैं, राइट। उसके अलावा फंगस की जो आपकी थोड़ा बहुत ब्लैकवेल वगैरह की जो क्लासिफिकेशन उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा क्लासिफिकेशन पे फोकस मत करिए, राइट। आप कोशिश करिएगा कि फंगस से जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑब्टेन होती है, सबसे पहले तो फंगस हो गया या टेरिडोफाइट हो गया या जिम्नोस्पर्म हो गया, इन सब का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पड़ जाइए, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी में नेमाटोड रिलेटेड इन्फेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। नेमाटोड रिलेटेड इन्फेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। नेमाटोड के बाद आप लोग गौर करेंगे तो इसमें बैक्टीरियल रिलेटेड इन्फेक्शंस भी देते हैं। तो आप अगर गौर करेंगे ना तो वायरस से ये लोग थोड़ा कम पूछते हैं, ठीक है। अगर पूछेंगे भी ना तो बहुत फेमस वाला पूछेंगे, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, ये कौन सी बीमारी कॉज करता है और ये किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स, तो आप सोच करके बताइए खुद से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आर्चिगोनिएट। खुद से पूछो अब आर्चिगोनिएट क्या होता है। अगर ढंग से किए हो BSc तो ये याद आ रहा होगा क्या होता है। आर्चिगोनिएट के अंदर हम लोग बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, राइट। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म तो पूरा अलग से हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म को। उसके बाद है दोस्तों एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म। देखो ये बहुत चालाकी से लिख दिए हैं सब कि एनाटॉमी और एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में क्या भाई, तो एंजियोस्पर्म में इसकी मॉर्फोलॉजी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, तो मॉर्फोलॉजी जरूर देख लीजिएगा, मॉर्फोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी क्या होती है उसकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर कोशिश करना, मैं जो ये बात बता रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। एनाटॉमी के अंदर पूरी कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है जो आपका सेकेंडरी स्टेज का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो जो आप लोगों को एनोमलस सेकेंडरी कैरेक्टर देखने को मिलता है, राइट। एनोमलस सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे ड्रेसिना वगैरह में देखने को मिलता है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। ड्रेसिना हो गया, बोहराविया हो गया, ये सब चीज़ों का एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोग रट करके उसका डायग्राम वगैरह अच्छे से देख करके जाइएगा, राइट। इकोनॉमिक बॉटनी साफ साफ लिख दिया है, तो इसके अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसके अलावा बैक्टीरिया की भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। याद रखिएगा प्लांट रिलेटेड जो पैथोजेंस होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होती है उसका बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस है। अब जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, अगर यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो आंसर देने की कोशिश करना। जो सिट्रस कैंकर होती है, जो संतरा आप देखे होंगे, ठीक है, उस संतरे में जगह जगह जो है पैचेस पड़ जाते हैं ब्लैक कलर के, जबकि वो आप देखते हैं लोग कहते हैं कि घायल हो गया, वो घायल नहीं होता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मुझे इस बैक्टीरिया का नाम बताओ क्या है, ठीक है। यहाँ प्लांट में सारे खेल उल्टे पड़ जाते हैं। इन्फेक्शन जो आपको लगता है ना, जैसे आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव जो आपको इंसानों में देखने को मिलता है मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसमें आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स आप पौधों में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जरा आप खेल देखिए, पूरा गेम यहाँ पलट जाता है। तो अब यहाँ पे तुम लोग ना पूरे एंटीबायोटिक्स का नाम मत रटने लगना है, या एंटी फंगल जो प्लांट्स के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, वो थोड़े हायर लेवल जैसे ASRB नेट वगैरह दोगे ना तो फ्यूचर में आएगा ये सब, ये अभी इस समय नहीं आता है, ओके। सो इन बातों का याद रखना है। सो इकोनॉमिक बॉटनी में ये सब पढ़ जाइए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये सब की। सबसे इंपॉर्टेंट बात इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर आप लोगों को याद आता होगा, सीरियल्स हो गए, आपकी जो है वीट, पल्सेस हो गई, जूट हो गया, फाइबर, इन सब का आप एक लोकेशन याद रखिएगा। लोकेशन के अलावा ये याद रखिएगा ये किस फैमिली से, जैसे मैं चाय बोलूँ तो टी जो होती है वो कोई बता सकता है किस फैमिली से बिलोंग करती है, याद आ रहा हो अगर तो, ठीक है। फैमिली बताओ, जूट किस फैमिली से बिलोंग करती है। ये सब ऐसी चीज़ें होती थी जो आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जब आप इकोनॉमिक बॉटनी उठाते थे तो वहाँ आपको ये देखने को मिलता था। ऊपर से कुछ कंपाउंड्स के नाम रट लेना जो जिससे मिलते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक्स माई ऑल टाइम फेवरेट, तब तक जब तक कि न्यूमेरिकल ना आया हो, ठीक है। न्यूमेरिकल आता है तो सारी बायोलॉजी खराब लगने लगती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जेनेटिक्स के अंदर अगेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सब देख करके जाना, ठीक है। और याद रखना जेनेटिक्स ये प्लांट ब्रीडिंग के रिस्पेक्ट में ये लोग ज़्यादा पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना कि तुमको पेडिग्री उडिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो लिमिटेड बढ़ के जाना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आपको सबसे पहले रेप्लिकेशन, देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, देन उसके बाद ट्रांसलेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल डोगमा, बस यही पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाएगा। लगे जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ने, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पढ़ने, फिर उसके अंदर कैसे मॉडिफिकेशन होने के बाद कैपिंग कैसे होती है, स्प्लाइसिंग कैसे होता है, पॉलीएडेनाइल चेन कैसे रखते हैं, ये सब चीज़ें मत देखिएगा, ठीक है। बस बेसिक्स देख करके जाना, ऊपर ऊपर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बहुत डीप मत ले जाना, राइट। प्लांट इकोलॉजी, भाई ये देखो मेरी बात सुन लो, तुम लोग फिर आओगे मुझसे कहने, प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी ये ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी दीजिएगा आप लोग, उसके बाद और कुछ पढ़िएगा। प्लांट इकोलॉजी में सबसे पहले सक्सेशन जरूर पढ़ना है आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पे इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। निश जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये सब जो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ ये मुझे याद नहीं आते जा रही है, ये मैंने प्रॉपरली एनालाइज किया है पिछले 4 साल के पेपर को, तब मुझे दिखा है। ये सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन सिलेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों का इवोल्यूशन में जो आप थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें डार्विन को ये लोग बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं इस समय, ओरिजिन ऑफ लाइफ से बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, ओपरेन हेल्डन थ्योरी से बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। प्लांट सिमेंटिक्स में पूरे के पूरे प्लांट की जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसको आप लोगों को देख करके जाना है। आप कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है APG4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ के जाइए, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एटलीस्ट ये 2 तो याद करके ही जाओ, बाकी सब तो नहीं याद कर सकते हो लेकिन ये याद करके जाओ। अब प्लांट इकोलॉजी के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, हालांकि इसको जो है ऐड करना चाहिए था एनाटॉमी में, क्योंकि एनाटॉमी का ही सबसेट है ये, क्योंकि भाई काटोगे उसके अंदर तभी तो तुम जाओगे, लीफ को काटे, फिर उसके बाद जो है जब ये एनाटॉमी कर लिए तो अंदर जाओगे तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसके बारे में अंदर पढ़ोगे, तो एनाटॉमी का ही हिस्सा है। लेकिन अलग से इसको इसलिए बना दिया गया है कि आपको इस पर इम्फेसिस करना है, अच्छे से ध्यान से देखना है। तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, उसके अलावा मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा सीड कैसे बनती है और सीड क्या प्रॉपरली डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, मोनोकॉट डाइकॉट के सीड्स में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा आप लोगों को बताना है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो क्या होता है, टॉर्पेडो शेप एम्ब्रियो क्या होता है, ये सब चीज़ें एकदम टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लांट फिजियोलॉजी। देखो प्लांट फिजियोलॉजी ना पूरे अच्छे बॉटनी में जो लोग एक्सपर्ट बनते हैं ना उनका गेम खत्म कर देती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये सब जो चीज़ें हैं ना ये कोर बॉटनी की चीज़ें हैं। अगर किसी बच्चे को एनालाइज करना है कि उसकी बॉटनी कितनी अच्छी है ना तो फिजियोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन दागो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले C3 C4 साइकिल, कैम साइकिल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़नी है वो बनेगी आपकी जो आपकी जेड स्कीम थी, ठीक है, P680 P700, राइट। सो इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करते हैं एक्साइटेड स्टेट में, फिर उसको कैसे जो है दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ लेता है, क्लोरोफिल AB का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल ABCDE की इंपॉर्टेंस, राइट। ये सारी चीज़ें देखनी है। तो प्लांट इकोलॉजी को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को दोगे, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये 3 तो टॉप हैं। उसके बाद तुम्हारे पास 1.5-2 महीना बचा हुआ है, आराम से एक एक करके सारी टॉपिक्स को पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर आपका IIT JAM एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है, तो आप लोगों को टेस्ट जरूर परचेस करना चाहिए, राइट। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।